हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस टेक के पोर्शन में हम लोग का जो नेक्स्ट सेगमेंट आया है वो है टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी, है ना। तो साइंस का या स्ट्रेंथ का हम यूज करें और उसके बाद किसी भी तरीके से उस स्ट्रेंथ को ऐड ऑन करें, तो वो है हम लोग की क्या, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के भी अलग अलग पोर्शंस हैं। उन्हीं पोर्शंस में जो हम लोग का फर्स्ट पोर्शन आया है वो है अपना क्या, डिफेंस टेक्नोलॉजी, है ना, यानी रक्षा प्रौद्योगिकी। तो रक्षा प्रौद्योगिकी में हम अपने एग्जाम्स से रिलेटेड क्या क्या वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हम लोगों के प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से यूजफुल है। तो सबसे पहले जो प्रीलिम्स वाली चीज़ है या कह लो फैक्चुअल जो चीज़ है, जिनका हमको नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है, जैसे सर मिसाइल्स जो हैं, है ना, और सर जो रॉकेट हैं। अब जैसे स्पेस है और आपका डिफेंस है, तो स्पेस वाली टेक्नोलॉजी में हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते थे, और अगर सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो जिस चीज़ का हम यूज़ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉकेट। लेकिन जब हम किसी दुश्मन देश पर आक्रमण करेंगे तो जो हम यूज करेंगे पेलोड, जिस चीज को हम लोग खत्म करने के लिए दुश्मन देश को जिस व्हीकल का यूज करेंगे, क्या उसको हम रॉकेट बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे क्या, मिसाइल। तो आप समझो कि जिस देश की स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत गजब की है, वो देश ऑटोमेटिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत गजब की परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे हम ही लोग हैं, तो आज की डेट में स्पेस टेक में हम बहुत मजबूत हैं। बहुत सारे देशों के हम छोटे छोटे से जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब डिमांड जो है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, मतलब हम सशक्त हो रहे हैं। वैसे ही डिफेंस में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, आपने सुना होगा डीआरडीओ। तो डीआरडीओ जो है वो अगर डिफेंस में है तो कुछ इसरो के बारे में भी सुना होगा कि इसरो भी बहुत जबरदस्त भूमिका निखार लगा रहा है या दिखता है किस में, स्पेस टेक में। तो इसरो क्या है, डीआरडीओ क्या है, अलग अलग जो डिफेंस मिनिस्ट्री हैं उनकी क्या क्या आयाम हैं, या कह लो कितने सब पार्ट्स हैं, फिर कितने टाइप्स की मिसाइल्स होती हैं, कितने टाइप्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, अलग अलग जो योजना है जो डिफेंस से रिलेटेड हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी कि अगर एक छोटे से फॉर्म में हम देखें तो सबसे पहले जो डीआरडीओ, जिसकी मैंने आपसे बात की है कि क्या है डीआरडीओ, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या इसके पहले शीर्ष लेवल पर कोई काम करती थी संस्थाएं, फिर क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो नीचे हम लोग चलते हैं तो आप कहोगे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं, मंत्रालय आते हैं, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत डीआरडीओ को रखा गया है, डीआरडीओ क्या क्या काम करता है, आज की डेट में डीआरडीओ की वो कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो इसने पाली हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रॉबैक हैं जिनको हम लोग दूर कर सकते हैं भविष्य में, है ना। फिर ये IGMP, जैसे आपने नाम सुना होगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अब्दुल कलाम सर भूतपूर्व राष्ट्रपति थे और अब वो नहीं है, तो उनका ही जो ब्रेन चाइल्ड सोच थी वो थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उनका वो क्या विजन था कि 30 साल पहले 1983 से ही भूमिका बनानी शुरू कर दी थी, किसने, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हम क्या कमजोर हैं, क्या हमें शत्रु देश से डर है, या अगर हम अपनी स्ट्रेटजी या अपने बल को प्रदर्शित नहीं करेंगे तो जो सराउंडिंग के देश हैं वो हमको कमजोर समझेंगे। ऐसा ही कुछ विचार रखते हुए इसकी भूमिका निभाई गई, ठीक। और आज की डेट में क्या ये चल रहा है, क्या ये बंद हो गया है, क्या इसके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरा प्रोग्राम हम लोग के डिफेंस में चल रहा है, बहुत सारी बातें, ठीक।
फिर जो टाइप्स हैं किसके, मिसाइल के, है ना, कि अलग अलग भिन्नता के आधार पर। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, और मैं फिर आपको चार चार आपको पॉइंट दे दूं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका पाथ जो है वो प्रोजेक्टाइल होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके पास जो पेलोड होता है, क्या उसकी क्षमता कम होती है, क्या उसकी क्षमता ज्यादा होती है। नाभिकीय जो विध्वंसक वाली चीजें हैं उनको क्या हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल में ले जाते हैं, और वहीं मैं कुछ क्रूज की चार प्रॉपर्टी दे दूं, ठीक, या मैं नाम लिख दूं आपको कि अग्नि नाम लिख दूं, है ना, मैं आपको पृथ्वी नाम लिख दूं, मैं त्रिशूल लिख दूं, और उनको लिखने के बाद मैं बोल दूं कि ये त्रिशूल क्या सतह से हवा में वार करेगा, क्या ये पृथ्वी हवा से सतह में वार करेगी, या कोई XYZ पानी से या समुद्र से हवा में वार करेगा। तो आप अगर लॉन्च मोड जानते होंगे, अगर आप टाइप ऑफ मिसाइल्स जाते होंगे, उनमें जो प्रोपल्सन सिस्टम यूज किया जाता है उनको बेहतर तरीके से जानते होंगे, इंजन जो यूज होते हैं जिनको स्क्रैमजेट और रैमजेट बोलते हैं उनकी भली भांति आपको नॉलेज होगी, तो आप आराम से क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ी सी डीप नॉलेज आपको हर एक डिफेंस इक्विपमेंट की होनी चाहिए जो आज की डेट में यूज हो रहा। जैसे थार्ड से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, और अगर उसने थार्ड से रिलेटेड 4 पॉइंट्स आपको दे दिए, तो थार्ड अगर आपको आता होगा कि क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू ये वर्क हो रहा, तो आप उसको आराम से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है किनका, मिसाइल्स का, अब अलग अलग मोड के आधार पर, ठीक है, वो देखेंगे। फिर डिफेंस इंडिजनाइजेशन से बात करेंगे। ठीक है, फिर ये जो सबमरीन या जो पनडुब्बियां हैं वो कहां तक सक्सेसफुल हैं, क्योंकि भैया तीनों जगहों पे पहले युद्ध जल, थल और वायु में लड़ा जाता था, और आज की डेट में जिसकी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित है संचार की, और संचार मतलब सर स्पेस, और स्पेस मतलब अंतरिक्ष, मतलब जो युद्ध की कंडीशंस हैं, सरकमस्टांसेस हैं, वो आज की डेट में जल, थल और वायु सेना को तो मजबूत करना ही चाहिए, साथ में जितना जबरदस्त हम लोग का पकड़ अंतरिक्ष पर होगी, सैटेलाइट वाली चीज होगी, उतना ही हम खुद को सशक्त महसूस करेंगे। ठीक है, तो भारत कौन कौन से वो नए आयाम हैं जिनको अचीव करने के बाद अपनी जो पैठ है वो संपूर्ण विश्व में बना रहा, संपूर्ण विश्व जो है वो भारत को देख रहा, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, किस पर्सपेक्टिव में, तो डिफेंस पर्सपेक्टिव में। ठीक है, जैसे आप सोचो कि आपने अपना अंतरिक्ष एजेंसी का नाम सुना है, ठीक है भैया, इसरो वाली है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन क्या हमारे पड़ोसी देशों में जो हमारा सबसे प्रबल विरोधी है जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, क्या उसकी आपकी स्पेस एजेंसी का नाम आपने सुना है? लेकिन अगर बात करो डिफेंस की, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी उसकी बहुत मजबूत है, और अभी मैंने आपको इंडिकेशन दिया कि देश वो जिसकी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत गजब है। क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी जिस भी देश की जबरदस्त है वो ऑटोमेटिकली या स्वाभाविक रूप से ही डिफेंस में भी जबरदस्त मजबूत होगा। लेकिन क्या आपने नाम सुना है, क्या किसी डिफेंस जो बोलते हैं ना एजेंसी, उसका आपने पाकिस्तान का नाम सुना है? तो आप कहोगे नाम तो नहीं सुना। इसका मतलब उसका डिफेंस सेक्टर अगर मजबूत है तो पक्की बात है वो जो दूसरे देश हैं उनसे चीजों को आयात करके अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है ना।
तो अगर हमारे पास इसका जबरदस्त प्रत्युत्तर होगा तो कोई जो सराउंडिंग देश है जो हमारा ध्रुव विरोधी हो, क्या वो हमसे डरेगा? नहीं, बिल्कुल डरेगा। ठीक, इसी विजन को लेके कलाम सर ने किसका सोचा था, किसका विजन रखा था? तो इंडियन ये IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलो हम शुरू करते हैं। कहां से हम शुरू करते हैं कि DRDO जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक, तो हर एक, जैसे मान लो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसी भारत सरकार के अंडर में ही अलग अलग क्या आती हैं? मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंत्रालय। अब इन मंत्रालय ही, जो ये मंत्रालय ही हैं, यही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो आती हैं ना, उनको सुपरवाइज करने का काम करते हैं। और मैंने आपको कहा डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री यही वो मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में आता है क्या? तो आप कहोगे अपना, क्या बोला था? DRDO, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। अच्छा अच्छा, अभी मैंने आपसे बात की है किसकी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसने ऑप्शन में दे दिया कि इसरो जो है वो मान लो इसी की मिनिस्ट्री के अंदर आती है, या और कोई मिनिस्ट्री दे दी, मान लो कह दिया एक्सटर्नल अफेयर या कोई भी मिनिस्ट्री ले ली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, आप बात करो PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो ये जो है ना इसरो, ये डायरेक्ट कांटेक्ट रखती है किस से? PMO से। यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और वो मिनिस्ट्री कौन सी है? डिफेंस। अच्छा, अब जैसे आप समझो ये लोगो दिया है, और अगर आप थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर को देखो तो NDA हो चाहे CDS हो, जैसे सशस्त्र बल सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सबका एक लोगो रहता है, और उसी लोगो के अंदर कुछ ये ऐसा लिखा रहता है ना, जैसे मान लो कहीं लिखा है शीलम पर्णवम भूषणम, है ना, वैसे ही ये जो है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब जो बल का मूल है वो क्या है? विज्ञान है। वो बल का मूल जो है वो क्या है? विज्ञान। तो ये जो है ये वाक्य किसका है? आपके DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, तो ये अब कैसे आया एग्जिस्टेंस में? तो 1958 तक, क्या 1958 तक, देखो एक मिनट, 1958 तक इसको आने के पहले 3 संस्थाएं थीं जो डिफेंस से रिलेटेड काम कर रही थी। ठीक है, और उनको मिक्स करने के बाद 1958 में बनाया क्या गया? DRDO। ठीक है, अब वो जो संस्थाएं थी वो कौन सी थी या उनके क्या फीचर थे? तो देखो वो ये है। ठीक है, एक मिनट, एक तो स्लाइड है। हम्म, ये है ना, देखो देखो, अगर मैं बात करूं कि क्या है DRDO, तो आप कहोगे प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी है अंडर द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड, ये DRDO जो है अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक, जैसे शुरुआत की बात करो तो इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ का था? दिल्ली।
और जो इनिशियल में जो लैब्स थी इसके पास वो कितनी थी? 10। लेकिन आज देखो तो भारत के हर एक कोने में बड़े शहर के ये स्थित है। मतलब आज की डेट में इसकी जो लैब्स हैं वो कितनी है? लगभग 50। मतलब R&D में हम सशक्त हुए हैं विद द हेल्प ऑफ DRDO। अच्छा, तो इसका जो मैंडेट है वो क्या है? तो आप कहोगे मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस डिफेंस सेक्टर। यही तो सोच है कि हम सेल्फ रिलायंस रहें, किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहें। किस क्षेत्र में? तो रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स आपने बहुत सारे देखे हैं, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। अच्छा, फिर ओरिजिन की बात करो तो मर्जिंग हुई थी, बताया ना मैंने, 3 डिपार्टमेंट। देखो क्या था? मर्जिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड द डायरेक्टरेट ऑफ DTD, ठीक है, और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज विथ द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन इन 1958। 1958 में मर्जिंग हुई किसकी? तो टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन ऑर्डिनेंस। इन्हीं तीनों का जो मर्ज हुआ वही किसके रूप में आगे आया? तो DRDO के रूप में। ठीक है, चलो अब इसका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था या डिफेंस के क्षेत्र में अगर इसने जो स्थापित किया अपना पहला आयाम, क्या वो सफल था? क्या वो असफल था? तो एक प्रोजेक्ट था इंडिगो। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या कह लो, मिसाइल थी। मिसाइल जो कहां से थी? तो सरफेस से एयर की मिसाइल थी, जो कि फर्स्ट थी DRDO द्वारा बनी हुई, है ना, जो कि क्या हो गई? असफल। तो प्रोजेक्ट इंडिगो वाज द DRDO फर्स्ट मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो DRDO के बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी ले ली। ठीक है, 3 संस्थानों से ज्वाइंट होने के बाद DRDO बना। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सीधा कि जो DRDO है उसके मिशन क्या क्या हैं, तो आप कह लोगे, है ना। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा, क्या कहा? सर मान लो हमको मिसाइल ही बनानी, ठीक, तो आप बताओ, लॉन्चिंग मिसाइल की एक अलग प्रोसेस है, मिसाइल को पाथ देना एक अलग प्रोसेस है, मिसाइल में पेलोड या भार को लेना अलग प्रोसेस है, मिसाइल का जो इंजन है उसका डिजाइन करना एक अलग प्रोसेस है। तो बताओ, बहुत सारे प्रोसेस से मिलके ही तो मिसाइल बनेगी। मतलब अलग अलग जो लैब्स हैं किसकी? DRDO की, उनका अलग अलग काम है कि कहीं अगर हाई एल्टीट्यूड है तो वहां पर हम किसी मिसाइल को या किसी भी अस्त्र या शस्त्र को, इसको प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं, उनको हम कैसे रखें, कौन सी वो टेक्निक अपनाएं कि हमको कॉस्ट बेनिफिट अच्छा मिले, है ना। या अगर हम बात करें बिजनेस के रूप में, तो ये जो है भारत सरकार के अधीन है। लेकिन अगर हम सशक्त तो हो जाएं बहुत सारे इक्विपमेंट बनाने में, तो क्या हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे देशों को? मतलब बिजनेस अप्रोच भी क्या हम अपना सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है डिजाइन, ठीक है, डेवलप और प्रोड्यूस स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स, है ना। फिर जैसे आपने सुने होंगे ना नाम ये सब, जैसे ये सी लेवल है, अगर यहाँ से हम कोई अपनी मिसाइल को लॉन्च करते हैं, मान लो ये क्रूज है जिसके पाथ को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टारगेट, ठीक। तो अगर मैं सी लेवल के अलोंग ही अपनी क्रूज को ले लूँ, तो आप मुझे बताओ, क्या रेडार, जिसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, क्या वो इसको पकड़ने में सक्षम होगा? नहीं। मतलब सेंसर्स वाली चीज, है ना, वेपन्स सिस्टम
और अदर रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर द इंडियन डिफेंस सर्विसेज। क्या डिज़ाइन है, कौन सी ट्रीटी है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या राफेल है, क्या बहुत सारे हैं ना जो विमान है, तो उनकी टेस्टिंग वो भी जरूरी है। अब ये नहीं कि हमने जो वर्ल्ड लेवल पर किसी दूसरे देश से लिया, मान लो इजराइल से हमने कोई तेजस लिया या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया, तो वो अगर हम उनका परीक्षण वर्ल्ड लेवल पर करेंगे, मतलब उनका जिस प्रोसेस से परीक्षण करेंगे वही प्रोसेस हम अपने देश में सेल्फ इंडिजिनस जब बनेंगे तो उन चीजों का भी हम वैसा ही परीक्षण करेंगे, मतलब मानदंड चेंज नहीं करेंगे। नहीं तो पता चला हम अप्लाई कर रहे हैं सामने और वो अप्लाई करके ना पाथ को चेंज करते हुए आ गया। ठीक, तो जो मानक वर्ल्ड लेवल पर किसी दूसरे से इंपोर्ट करने वाली चीजों के लिए रहेंगे, वही भारत में बनने वाले भी सारे अप्लायंसेस के लिए रहेंगे। ठीक है, चलो आगे। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू द डिफेंस सर्विसेज एंड ऑप्टिमाइज द कॉम्बैट इफेक्टिवनेस, है ना। वही मतलब किस तरीके से हम और अच्छे अच्छे चीजों में जो रहने वाली टेक्नोलॉजी है उसको बदल सकते हैं। ठीक, फिर प्रमोट करता है वेल बीइंग ऑफ डिफेंस ट्रूप्स। हमारे जो ट्रूप्स हैं, चाहे वो थल हो, जल हो, वायुसेना में लगे हुए अधिकारी लोग हों, उनके वेल बीइंग को, उनको काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है डीआरडीओ। ये मिशंस हैं किसके, डीआरडीओ के। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी मैन पावर फॉर इंडिया एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस। जैसे समझो मैंने आपसे कहा ग्रेविटेशनल वेव्स, है ना, आपने सुना होगा नाम लीगो। तो देखो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है, जिसके लिए 2017 में नोबेल प्राइज मिला था ना, तो 32 जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया के थे। तो ये बेसिकली कह क्या रहा है, जो मेन पावर का हम यूज कर रहे हैं, है ना, अधिकतर होता क्या है कि सराउंडिंग या जबरदस्त फैसिलिटी ना मिलने के अभाव में हमारे जो काबिल साइंटिस्ट हैं या जो काबिल रिसर्चर्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाते हैं, तो वहाँ वो ना जाएं। इसके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर R&D ज़बरदस्त हो जाए, जो इक्विपमेंट हैं वो ज़बरदस्त हो जाए, कह लो जो रेड टेपिज्म वाली चीज़ है या चीज़ों को लटकाने वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाए, कम, जिससे वो यहाँ पर रुकें, मतलब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको रोकना। ठीक है, तो देखो वही कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और साथ में क्वालिटी ऑफ मैन पावर, है ना, मतलब जिनका विजन हो कि हाँ अगर 4G है तो हम सीख लें कि भैया अब हम 5G पर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप ही इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जब मोबाइल आया तो आपको पता है सर 2G से 3G का तो कहीं नाम ही नहीं आया, या थर्ड जनरेशन वाली चीज आई नहीं, सीधा कहां स्विच हो गए, 4G पर। और अगर 4G पर हुए तो आप मुझे बताओ क्या हमारे पास इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर था कि हम 120 करोड़ लोगों के लिए अल्टीमेटली 4G इनेबल्ड मोबाइल प्रस्तुत कर पाए या बना पाए? हम तो नहीं थे उसके कैपेबल, और हम नहीं थे तो विदेशों ने देखा कि यहाँ क्या है, डिमांड, यहाँ क्या है, डिमांड, और अगर डिमांड है तो भाई उसको पूरा करेंगे। मार्केट है 120 लोगों का, और यदि मार्केट है तो पक्की बात है डिमांड है। और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत मजबूत था, जिसकी वजह से उन्होंने यहां की डिमांड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया ना। तो इससे हम सीखे, तो अब हम 4G से
5G टच नहीं करेंगे। 5G होगा अलग बात है, कुछ जगहों पे चल रहा, लेकिन हमारा जो मेन आयाम है वो कहाँ पे, 6G पर, है ना। और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। कैसे प्रयासरत हैं, तो अलग अलग जो देश हैं उनकी टेक्नोलॉजी को हम यहीं अपने देश में फैक्ट्रीज का यूज कराकर, है ना, मेकिंग करा रहे हैं कि नहीं। और कुछ समय बाद जब हम उनकी टेक्नोलॉजी से परिचित हो जाएंगे तो हम उसी का जो फैक्ट्री वाली चीज है, जिसमें फैक्ट्री हमारी है और टेक्नोलॉजी उनकी है, वो दोनों ही हमारी हो जाएंगी। मतलब फैक्ट्री भी होगी और प्लस के टेक्नोलॉजी भी होगी। और अगर ऐसी बात होगी तो क्या हम सशक्त नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। मतलब 25 साल पहले चाइना जो चीजों को अपनाता था, हम उनको अभी अपना रहे। इसी वजह से हम कुछ पीछे हैं, लेकिन अब हम लोगों ने वो जो चीज महसूस कर ली अभी 4G से 2G से 4G के स्विच में, अब हम उससे सीख गए हैं। इस वजह से हम फ्यूचर किस पर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। बात समझ में आई? तो ये है DRDO के मिशन की बात। अच्छा, अब आते हैं हम किस पर, तो कौन कौन से वो प्रॉब्लम्स हैं DRD के सामने जिसकी वजह से 100% एफिशिएंसी से काम अपने DRDO नहीं कर। या पहले आप इनके अंतर देख लो, है ना। देखो, आप खुद समझो, जैसे देखो ये इसरो है ना, तो इनके रिजल्ट आप बहुत तुरंत देखते होंगे, है ना। मतलब ये कॉस्ट बेनिफिशियल है, इनकी इफिशियंसी गजब की है ना, बहुत ज्यादा है। इसके रिस्पेक्ट में जो DRDO है उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है। हो सकता है सर हमने R&D लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी फंडिंग लगती है, लेकिन हो सकता है कि प्रोजेक्ट काफी हद तक तो परफॉर्म करे, लेकिन कुछ सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में वो असफल हो जाए, है ना। तो देखो अनसर्टेनिटी तो है। तो इसरो की बात करो और DRDO की बात करो, तो जो कह लो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट जो हैं या जो गजब के ब्रेन वाले लोग हैं, वो होते कहाँ हैं इसरो में? होते तो DRDO में भी हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी ज़्यादा फैसिलिटी रहती है या कह लो कि जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रहते हैं वो इसके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा होते। ठीक, तो देखो वो कह रहा है, देखो कह रहा है DRDO है और इसरो है, तो ये किस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब यहां इन्होंने लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, क्या मिनिस्ट्री की बात हुई? नहीं। तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में PMO इससे संबद्ध होता। ठीक, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1958 में, ठीक है, आप समझ रहे हैं किनको मिला के, ठीक है। और इसकी 1960s में, है ना। फाउंडर कौन था? तो इसके थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनका तो आपने नाम सुना ही होगा, विक्रम साराभाई। सारा का सारा श्रेय जो है वो इसरो का इनकी वजह से इसरो को जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या है? वही डिफेंस के वेपन्स को डेवलप करना, ये मशीन गन्स हैं, मिसाइल हैं, और बहुत सारे आर्म फोर्स के लिए अलग अलग टाइप के अस्त्र या शस्त्र का निर्माण करना। अच्छा, इनका डेवलप करना और बिल्ड करना, क्या? स्पेस प्रोजेक्ट, जैसे आपने नाम सुना होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, है ना, या चंद्रयान, है ना, या बहुत सारे हैं अभी हम लोग देखेंगे स्पेस टेक में, है ना। सब टाइप की चीजों, जैसे मान लो कहीं बारिश है और बारिश कितना ज्यादा एरिया में हुई तो वो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग से ही तो पता चलता। तो बहुत सारे काम हैं।
और किसके अंडर में है? इसरो, है ना। और यहां पर ये जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया ना, यहां पर मिसाइल, और यहां पर जो होगा वो क्या होगा? आपका रॉकेट। रॉकेट से लॉन्च करेंगे हम क्या? सैटेलाइट। और मिसाइल से हम लॉन्च क्या करेंगे? पेलोड, जो हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलो। तो ब्रह्मोस, अब ब्रह्मोस छोटे एग्जामों में आता, किस किस के सहयोग से है? तो आप कहोगे इंडिया और रूस, इंडिया और रूस। अब कहेगा ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो सर रिवर का। अब रिवर में तो ये है ब्रह्मपुत्र और ये है मोस्कावा। मोस्कावा नदी कहाँ की है? रसिया की। ऐसे ही देखो, ये पृथ्वी मिसाइल है, ये अग्नि है, ये त्रिशूल है, ये आकाश है। ठीक है, ऐसे ही पर्पस वही सेम है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन बाउंड्रीज, है ना। रक्षा के लिए हम खुद को सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? भारत सरकार। और भारत सरकार के अंडर कौन है? DRDO। अच्छा है, सही सेम ये है। देखो, वर्क करता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू पर्पस के लिए, जैसे एग्रीकल्चर। आज बारिश होगी, मौसम विज्ञान विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, तभी हम सजग हो जाते हैं। आज तूफान आएगा, तटीय जगहों पे रहने वाले लोग सावधान रहें, आज चक्रवात आएगा। ठीक, तो उन सब की जानकारी मिलती तो वही सैटेलाइट से, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसरो। ठीक, तो डोमेस्टिक देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम, हम जो सिचुएशन में बात आपसे कर रहे हैं, डेटा थ्रू हो के आपके पास पहुंच रहा, सब क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। चलो, वेदर असेसमेंट, मौसम की जानकारी, खराब है, अच्छा है, धूप निकलेगी, बारिश होगी, ठंड है, गर्मी है, सबका असेसमेंट कौन? फिर ग्रीन एरिया मेजरमेंट, है ना। अब देखो, ये कीवर्ड ही हैं सब, बात को समझो। इन कीवर्ड को आप लिखोगे मेंस में तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, है ना। और एक ही लाइन को आप खूब बढ़ाओगे तो फिर वहां पे कटौती हो जाएगी। ठीक, तो देखो, मेजरमेंट एक्सेट्रा हेल्प द जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। ठीक है, चलो। तो ये बात होगी अपनी किसकी? इसरो की और DRDO की। ठीक, अच्छा। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो DRDO फेस करता है? सबसे पहले तो सर वही बजटरी एलोकेशन। सर हम क्या हैं? आप कहोगे विकासशील देश, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भी हमको बजट में एलोकेशन करने पड़ते हैं, और R&D यहाँ DRDO के समक्ष है, उसमें भी एलोकेशन करने पड़ सकते हैं। अभी अगर देखो 5 से 10 साल में तो फंडिंग बिल्कुल सीधी सी बात है बड़ी है, 5 से 10% बड़ी है, लेकिन अभी भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मतलब बजटरी शॉर्टेजेस हैं, ठीक है, जिससे हमारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, टाइमली डिलीवरी है और इफेक्टिवनेस है, वो सब प्रभावित होते हैं। ठीक, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे किस तरीके से। ठीक, जैसे देखो, अभी मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे 2000 के लगभग का जो सन था, वहां पे जो मोस्ट भूमिका निभा रहे थे वो क्या कर रहे थे? कैमरा। फर्दर थोड़ा सा डेवलप हुआ तो आप कहोगे सर SD, है ना, या कह लो चिप वाले हार्ड ड्राइव के वो कैमरा आने लगे, है ना। लेकिन अब सोचो, स्विच करते करते हम कहां आ गए हैं? 2025 में। तो तुम सोच के मुझे बताओ, क्या अब वो टेक्नोलॉजी की जो कि कैमरा के बनने से रिलेटेड थी, क्या अब वो यहाँ इफेक्टिव है? क्या बहुत ज़्यादा डिमांड कैमरा की है? तो आप कहोगे सर मोबाइल में ही इतने अल्टीमेट फीचर के कैमरा आ रहे हैं कि वो जो कैमरा हैं जिनका उस समय बहुत खतरनाक यूज था, अब वो यहाँ पर नहीं है। मतलब जो समय है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी कब बदल जाए उसका पता नहीं चलता। इसलिए विद इन टाइम फ्रेम में, विद इन इफेक्टिवनेस में, विद इन इफिशियंसी में
अगर बजट एलोकेशन होगा तो हम खुद को सशक्त महसूस करेंगे। बात समझ में आई? पहली चीज। अब इसको आप कहीं भी कैची वर्ड में जोड़ सकते हैं, है ना, कि कहीं भी टेक्नोलॉजी आप हटा दो तो किसी भी क्षेत्र में अगर R&D को इम्प्रूव कर दें तो बेहतर तरीके से हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक, देखो ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने बता ही दिया। ब्रेन ड्रेन होता है या तो यहाँ पर गति धीमी है या यहाँ पर जिन इक्विपमेंट की जरूरत है वो नहीं मिल रहे, उनकी वजह से लोग जो हैं जो बहुत जानकारी रखते हैं वो कहाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके और वहां पर अपने नॉलेज को शेयर कर लेते हैं। या एक भूमिका रहती है पैसों वाली, ठीक, यहां कम वहां ज्यादा। लेकिन जो सच्चे हैं वो पैसों की परवाह नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो ह्यूमन का वेलफेयर है वही सबसे अच्छी चीज है। आपने पढ़ा भी होगा, टेक्नोलॉजी भेद नहीं करती है ना, तो मनुष्य है उसमें टेक्नोलॉजी भेद नहीं करती है। चलो यही कह रहे हैं, शॉर्टेज है कैपेबल मैन पावर की जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, और इससे जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट हैं वो क्या होते हैं, इफेक्ट। ठीक, फिर कह रहे हैं लैंक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मतलब हो सकता है DRDO में जो डिसीजन लिए जाएं वो थल सेना को पसंद ना आए, या यहाँ के कर्नल हैं या कमांडर हैं या बड़े अधिकारी हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा ना हो पाए, है ना, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो देखो वो लिखा है। और फिर अकाउंटेबिलिटी, अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दें, है ना, जैसे न्यूज़ में आते रहते हैं ना कि 100 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, अचानक से वो 280 करोड़ हो गए और फिर उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो ये है तो देखो शीर्ष संस्था, है ना, तो आरोप प्रत्यारोप वाली चीज तो नहीं होगी। ठीक, लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी चेक हो जाए, अकाउंटेबिलिटी चेक हो तो इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस साथ साथ एफिशिएंसी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही लिखा हुआ है ना, डिले जो होता है कॉम्प्लीशन में प्रोजेक्ट के वो नहीं होगा, कॉस्ट एस्केलेशन में होता वो नहीं होगा, और अकाउंटेबिलिटी, है ना। ठीक, चलो ये चैलेंजेस हैं। अब वही अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या है जिनके आधार पर हम बिजनेस में या कह लो इफिशियंसी में आगे भी बढ़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा स्पेस टेक में बहुत सारे देश हम पर डिपेंडेंट हैं कि भैया आप कम पैसों में हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर दो। उनको तो यही चाहिए ना कि कम पैसों में हमारे सैटेलाइट लॉन्च हो जाए, यही तो चाहिए। तो बताओ, अगर यहाँ पर हम अपने DRDO में कॉमर्शियल आर्म रख दें, है ना, जो बताए कि भाई ये जो इक्विपमेंट हम बना रहे हैं, है ना, या ये जो मिसाइल हम बना रहे हैं इसका हम दूसरे देशों को निर्यात भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। तो भाई कॉमर्शियल आर्म को हम जनरेट कर सकते हैं जिससे प्रोफेशनलिज्म को प्राइवेट एंटिटी, है ना, आकर्षित तो होंगे। चलो फिर एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट आप कराओगे किसी दूसरे सोर्स से तो वो क्या होगी, फ्रूटफुल पर्पसेस टाइप से होगी, है ना, यही लिखा। और आगे प्राइवेट पार्टनरशिप को ले आओगे, आपको पता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस गजब की होती है प्राइवेट में। तो अगर हम प्राइवेट एंटिटी को भी, प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर लाने की कोशिश करें तो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो क्या है, रिसर्च, ठीक है, सीधा सा समझ लो एनहेंस हो जाएगा। ठीक, आगे टैलेंट हंट, वही जो ब्रेन ड्रेन है उनको और ज़्यादा पर्क्स दे दो, और ज़्यादा अच्छे आप चीज़ों को प्रोवाइड करा दो तो यहाँ पर हम प्रमोट कर जाएंगे, है ना। चलो इतनी बात हो गई किसकी, DRDO की। अब देखो हम सीधी बात करते हैं किसकी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो विजनरी अप्रोच के तहत, है ना, भविष्य को ध्यान में रखते हुए
हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम सर, है ना, उन्हीं की ये सोच थी कि हम इंडिजिनसली सेल्फ डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इन्होंने जब शुरुआत की तो वो जो प्रोग्राम आया 1983 के अराउंड में आया कि ऐसे देख लो आप, पटना, ठीक है, तो ये थी मिसाइल वाली ही चीजें। पी से था पृथ्वी, क्या था, पृथ्वी। ए से क्या था, आकाश, ठीक। टी से था क्या, त्रिशूल, ठीक। एन से था क्या, नाग। और ए से क्या था, तो अग्नि तो हो गया ना, आकाश, तो ये क्या था, अग्नि। मतलब इनको हम इंप्रूव करेंगे अपने आप को सशक्त करने के लिए। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो ये है पृथ्वी। अब जो लॉन्च मोड है उसके हिसाब से देखो आप, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, फिर वो कहते एयर टू सरफेस मिसाइल। मतलब जहां से उसको हम फेंक रहे हैं और जहां पर फेंक रहे हैं उसके आधार पर लॉन्च मोड के हिसाब से हमने अलग अलग टाइप से डिवाइड कर लिया। तो जो सबसे पहली थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, पृथ्वी, क्या बोल रहे थे, पृथ्वी। तो ये थी सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहीं आप समझ लो, एक को बोलते हैं हम शॉर्ट रेंज, है ना, एक को बोलते हैं हम मीडियम रेंज, है ना, एक को बोलते हैं हम लार्ज रेंज, क्या बोलते हैं, लार्ज रेंज। और जो और है उसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंट, है ना। तो देखो शॉर्ट रेंज में 1000 किलोमीटर से कम, आज की डेट में मैं बता रहा हूं, 1000 किलोमीटर से कम दूरी तक अगर किसी मिसाइल को फेंकना है तो वो किस रेंज में जाएगी, शॉर्ट रेंज में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर 1 से 3 ले लो, मान लो, है ना, ये किस में जाएगी, तो मीडियम रेंज में। और देखो 3500 से 5000 तक ये जाएगी आपकी लॉन्ग रेंज में। और इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब 5000 किलोमीटर से यदि इनहेंस कर दें दूरी या मारक क्षमता तो वो किस में जाएगी, आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक। तो देखो अग्नि सर सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की थी क्या, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक। अभी हम समझेंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। यहां आप थोड़ा सा ये समझ लो, देखो आपने प्रोजेक्टाइल मुझसे सुना है, तो प्रोजेक्टाइल पाथ को ही ये लेती है। दूसरा, सर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करो तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एक बार लॉन्च करने के बाद। मतलब ये जहां जाएगी वहां उस जगह को निपटा देगी, हम इसके ट्रैक को ऑब्जर्व या कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। तीसरी बात करो, सर न्यूक्लियर कहीं पर हमको क्या करना हो, जो न्यूक्लियर चीज है ना, एक है फ्यूजन, एक फिशन। तो जो भी न्यूक्लियर वाली चीज होगी वहां पर हम क्या यूज करेंगे, बैलिस्टिक, है ना। क्योंकि भैया अगर हम अपने पड़ोसी, मान लो ये है इंडिया, है ना, और मान लो ये है लाहौर, और अगर मैंने मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब ही यूज किया तो उसकी इफेक्टिव तो नेस तो ज्यादा है ना, रेज बहुत तगड़ी पड़ती हैं। तो हमारे बगल में है तो पता चला पंजाब को इसने गड़बड़ कर दिया, तो दूर के लिए, है ना, इसका यूज करेंगे। इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। इसका जो प्रोसेस है उसमें इसको इनिशिएट करेगा कौन, तो आप कहोगे इंजन। इनिशिएट कौन करेगा, तो हाँ भैया इंजन कर लेगा, है ना। लेकिन फर्दर ये जिस पाथ पर चलेंगी वो पूरा का पूरा पाथ किसके थ्रू अटेंड होगा, तो ग्रेविटेशन के,
किसके थ्रू होगा? ग्रेविटेशन के। ठीक, तो पृथ्वी कैसी है? आप कहोगे बैलिस्टिक। बैलिस्टिक की प्रॉपर्टी आप समझते हो। अधिकतम दूरी के लिए किसी बैलिस्टिक मिसाइल को कितने डिग्री पर प्रोजेक्ट करना चाहिए? 45। इसका जो पाथ है वो कैसा है? प्रक्षेप। ठीक, चलो आगे। आकाश, तो सर ये भी है लेकिन मीडियम रेंज, मतलब इसकी रेंज शॉर्ट से थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा, ये कहां? तो सरफेस पर होके और एयर, मतलब किसी दुश्मन के विमान को खत्म करने के लिए हमने जो बनाया वो क्या रहा? आकाश। ठीक, अच्छा, ऐसे ही है नाग। तो नाग का तो आपको काम पता है, 10 के अलग, मतलब फायर एंड फॉरगेट। आप दागो और भूल जाओ, क्या हो रहा क्यों हो रहा उससे मतलब नहीं। तो थर्ड जनरेशन का फायर और फॉरगेट, और है क्या? एंटी टैंक मिसाइल, मतलब दुश्मन, क्या बोलते हैं? एंटी टैंक मिसाइल। तो वहां से है तो मिसाइल ही ना, ठीक है, बस ये समझ लो एंटी टैंक मिसाइल। ठीक, अभी हम बताएंगे कि टैंक को हम मिसाइल से या मिसाइल से हम टैंक को, ठीक, कैसे खत्म कर रहे हैं। ठीक, चलो त्रिशूल की बात करो तो ये क्या है? शॉर्ट रेंज का ही है, लो लेवल, शॉर्ट रेंज का लो लेवल। अच्छा, सरफेस टू एयर मिसाइल, सबसे कम जो रेंज है वो किसकी रहती है? त्रिशूल की। ठीक, और आगे अग्नि। तो अग्नि ही अब बहुत सारे वेरिएशन में आ रही, जैसे 1, 2, 4, 6। तो ये जो है ना इंटरमीडिएट रेंज में सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस। ठीक, तो चलो 1983 में शुरू हुआ, उसमें पटना है ना, और पटना से आप रिलेट कर लोगे। अच्छा, अब कभी कभार किसी एग्जाम में पूछा गया है कावेरी आईजीडीपी में, ये है ना इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम, तो कावेरी क्या था? ठीक है, इंजन। ऐसे ही इसी में जो टैंक था उसका क्या नाम था? ठीक, फर्स्ट कौन था? ये सब पूछे जाते हैं। ठीक, चलो देखो ये मिसाइल है ना, जैसे देखो समझो, ये टैंक है दुश्मन देश का, और ये हमारी तरफ आ रहा, तो हमने इस मिसाइल को दाग दिया, और दागने के बाद भूल गए ये एंटी टैंक, दुश्मन देश को कि टैंक को खत्म करने का काम कौन करता है? नाग। ठीक है, इतनी चीजों से आप परिचित हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं, पहले हम देखो ये देख लेते हैं, आप ट्रेजेक्ट्री देख लो। एक मिनट, हम सेल चेंज कर लें, एक मिनट होल्ड करना। हम्म, तो देखो अगर इसके पाथ को मैं देख रहा हूं तो आपको तुरंत कह दोगे ये कौन सा पाथ है? प्रोजेक्टाइल है ना। इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अधिकतम के लिए 45। इससे हम पेलोड बेसिकली क्या ले जाएंगे? तो कहोगे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको ले जाना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ किस में? बैलिस्टिक मिसाइल में। अच्छा, देखो एक तो ये था ना, देखो ये है बैलिस्टिक और क्रूज। ठीक, तो बैलिस्टिक आप जानते हो, देखो ये आपने यहां से ट्रेजेक्ट कर दिया, और देखो ये सीधा जाते हुए कहां लड़ गई? यहां। ठीक है, अच्छा, और मान लो अगर दुश्मन देश को पता है तो उसने अपने ठिकाने को ही हटा दिया। ठीक, तो आप मुझे बताओ ये सही होगी या ये? तो आप कहोगे देखो भैया, इसकी ट्रेजेक्ट्री को हम टारगेट के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ये पृथ्वी के धरातल से ही होती हुई जाती है। टारगेट
कि पाथ को कंट्रोल हम क्रूज मिसाइल में कर लेते हैं, ठीक, जबकि इसको हम एक बार प्रक्षेप करने के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इफेक्टिवनेस किसकी ज्यादा है? क्रूज की। अच्छा, पेलोड हम ज्यादा कहां ले जा सकते हैं? तो पेलोड के केस में हम क्रूज में कम हल्के पेलोड को रखेंगे और भारी को कहां रखेंगे? तो बैलिस्टिक मिसाइल में। ठीक है, चलो अब देखो इन्हीं के अंतर, बहुत अंतर देखो यहां पर। ठीक है, देखो ये कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इट्स प्रोपेल्ड ओनली फॉर ए ब्रीफ ड्यूरेशन आफ्टर द लॉन्च, है ना, मतलब लॉन्च के बाद पूरा काम ग्रेविटेशन ही करेगा। ठीक है, इधर देखो सेल्फ प्रोपेल्ड टिल द एंड ऑफ इट्स फ्लाइट, हम इसके पाथ को चेंज कर सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर ही इस पाथ को चेंज कर सकता है, मतलब जब तक इस फ्लाइट का एंड नहीं हो गया सेल्फ प्रोपेल्ड है, आगे बढ़ाना, ऊपर उठाना, नीचे ले जाना, डायरेक्शन चेंज करना, तब तक जब तक टारगेट नष्ट ना हो जाए। अच्छा, ये क्या है? बिल्कुल रॉकेट इंजन के जैसा है, और देखो ये क्या है? जेट इंजन के जैसा है। ठीक, जैसे आप समझ लो, बाकी मैं आपको बता दूंगा। स्क्रैम जेट है ना, और रैम जेट है ना, तो स्पीड के हिसाब से फर्दर इनका प्रोसेस हुआ, रैम जेट, स्क्रैम जेट ऐसे। तो देखो जो जेट इंजन के जैसा है वो कौन है? क्रूज मिसाइल। और रॉकेट इंजन के जैसा है तो वो कौन है? बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक, आगे हमने आपको बताया लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल टाइप का जो मिसाइल यूज होगा, देखो वो क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इंटर इट, है ना, जो बहुत ज्यादा दूर तक जाती है ना, वो अर्थ के सर एटमॉस्फेयर है ना, जो एटमॉस्फेयर ये अर्थ है, अलग अलग मंडल है ना, पढ़े होंगे, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर। तो जो लॉन्ग रेंज की होती हैं वो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर उसको छोड़ के फिर से यहां पर एंटर कर जाती। ठीक, चलो, और इधर देखो इनका जो फ्लाइट है ना वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर ही रहता है, मतलब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ती है। ठीक, आगे वही कह रहे हैं बिल्कुल हिट करने का जो, जैसे मैं कहूं दक्षता क्या है दोनों की, है ना, या मैं कह दूं लो प्रिसीजन, मतलब 100% ये काम करेगी या 100% ये काम करेगी, ये दक्ष कौन है? तो देखो इसको तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं ना, इसको तो कोई व्यक्ति या सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है ना, जब तक टारगेट ना मिल गया हो तब तक। लेकिन इसको तो हाँ वहां टारगेट है, हाँ आप उसको फेंक दो, ये ना, तो ये है लो प्रेसीजन और ये है आपकी क्या? हाई प्रेसीजन। ठीक है, बात समझ में आई? अब यही छोटे मोटे से अंतर हैं, देखो पेलोड यहां कम होगा, जो विध्वंसक वाला सामान है ना वो यहां देखो कैन हैव ए वेरी लॉन्ग रेंज, 300 से 12,000 किलोमीटर, एज देयर इज नो फ्यूल रिक्वायरमेंट आफ्टर द इनिशियल ट्रेजेक्ट्री। बताया, सारा का सारा जो पाथ है वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा, है ना, तो हमें फ्यूल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं है, और लॉन्ग रेंज है, ठीक है, नो फ्यूल। लेकिन यहां रेंज जो है वो स्मॉल है और बिलो 500 किलोमीटर है, तो कॉन्स्टेंटली हमको प्रोपेल्ड चाहिए क्या? देखो अगर प्रेसीजन या हाँ 100% हमको रिजल्ट चाहिए, पहली बात तो टारगेट जहां पर ये पहुंच रही है, ये मिसाइल जब टारगेट पे पहुंच रही है तो उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो यहां पर फ्यूल की जरूरत भी होगी और साथ साथ इसकी रेंज है वो क्या होगी? कम। ठीक है, दूसरी चीज ये समझ लो कि अगर हाँ पता है कि
मान लो कोई आतंकी ठिकाना एक जगह है तो उसी को तो खत्म करेगी, लेकिन मान लो कि वहां जहां की हमको जानकारी मिली कि भैया आतंकी ठिकाना है और गलती से वहां ना हो, तो बताओ ह्यूमन जो हैं उनकी भी तो हानि हो जाएगी ना अगर हमने इसको दाग दिया। तो इफेक्टिव जानकारी जब हो तो हम यहाँ, है ना, और इफेक्टिव जानकारी में ऊहापोह की स्थिति हो, ठीक है, तो इसको नहीं हम दाग सकते, ठीक ना। चलो आगे। हैवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, भर के ले जाओ 2000 किलो 3000 किलो, है ना। क्यों? क्योंकि काम तो वही सर, एक बार लॉन्च के बाद ग्रेविटेशन करेगा, लेकिन यहां हम कंट्रोल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा, विथ इन द रेंज अर्थ के एटमोस्फियर में चल रही, तो बताओ पेलोड कैपेसिटी इसकी क्या होगी? लिमिटेड। अच्छा, इधर देखो, वही अलग अलग ले जाता है ना। कह रहे हैं कैन कैरी मल्टीपल पेलोड्स, ठीक है, और यहां केवल सिंगल पेलोड। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो सटीक जानकारी जहां हो, वहां के लिए हम कौन सी लॉन्च करेंगे? तो लॉन्च कोई भी कर दो आप, लेकिन देखो कि कितनी जगह को नष्ट करना है। अगर स्पेसिफिक जगह को नष्ट करना तो हम क्रूज मिसाइल, और अगर बहुत बड़े क्षेत्र को नष्ट करना तो कौन सी? बैलिस्टिक, ठीक है। अच्छा, देखो ये भी मैंने बताया कि भैया न्यूक्लियर वारहेड आपको ले जाना हो तो यूज करते हैं हम बैलिस्टिक, है ना, और कन्वेंशनल वारहेड ले जाना हो तो यूज करते हैं कौन सी? क्रूज। अब देखो ब्रह्मोस मिसाइल किसका उदाहरण है? आप कहोगे क्रूज, ठीक है, किसके सहयोग से? रूस के। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा। आगे देखो, ये पृथ्वी 1 2 अग्नि के अलग अलग धनुष मिसाइल, ये किसके एग्जाम्पल हैं? आप कहोगे बैलिस्टिक, ठीक। चलो, तो ये चीज आपकी हुई ट्रेजेक्ट्री के आधार पर, है ना। अब लो, हम बढ़ते हैं साउंड की स्पीड के आधार पर। देखो देखो समझो, आप ध्वनि की चाल जानते होंगे, है ना। वेव में आपने पढ़ा है, ठीक है, साउंड वेव में, ध्वनि तरंगों में क्या पढ़ा है कि जो वेलोसिटी ऑफ जो वेव होती है ना, वो आप कहोगे 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। तो इसी में एक टर्म आता है मैक नंबर। मैक नंबर, तो मैक नंबर होता क्या है? तो आप कहोगे वस्तु की चाल, और आप कहोगे ध्वनि की चाल, इसके रेशियो को हम मैक नंबर बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने मान लो कह दिया ध्वनि की चाल लो 330 ले ली, है ना, और इधर मान लो मैंने वस्तु की चाल ले ली लो 660 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे बताओ इसका मैक नंबर कितना हुआ? 2। यानी ध्वनि की चाल से ये तेज चल रही है, मतलब आवाज जब तक पहुंचेगी उतनी देर में ये डिस्ट्रॉय कर देगी सामने वाली चीज को, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने कह दिया मैक नंबर कितना हो? 0.8, तो ध्वस्त जब तक करेगी उसके पहले की ही आवाज मिल जाएगी मुझे, है ना। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल से जब ये कम होगी तभी मुझे आंसर पॉइंट में मिलेगा, ठीक। तो इसके आधार पर, मैक नंबर के आधार पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किन का? तो मिसाइल्स का, है ना, कि किसकी स्पीड कम किसकी स्पीड ज्यादा, तो उसको हम मैक नंबर के आधार पर दर्शाते हैं। और मैक नंबर में सबसे पहले आप यहां से ले लो, तो इसको बोलते हैं सब सोनिक, इसको बोलते हैं सोनिक, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक।
सुपर सोनिक, और नेक्स्ट वाले को बोलते हैं हाइपर सोनिक। ठीक, तो आप कहोगे ऐसी जनरेट की गई या बनाई गई मिसाइल जिसकी वेलोसिटी ध्वनि या जो आवाज है ना, साउंड की वेलोसिटी से कम हो, उसको क्या बोलेंगे? सबसोनिक। मतलब अगर मैक नंबर क्या आ जाए? लेस देन 1 आ जाए। लेस देन क्या हो जाए? 1। तो ऐसी हम मिसाइल्स को क्या बोलेंगे? सबसोनिक। ठीक है। अच्छा, अब ध्वनि की ही स्पीड से अगर मूव करे बनाई हुई मिसाइल तो उसको हम बोलेंगे सोनिक। मतलब मैक नंबर क्या हो? बराबर 1। अच्छा, अब सुपरसोनिक में, तो सर सुपरसोनिक में इससे तेज भागे, मतलब आप कहो रेंज जो हो वो 3 से कहाँ हो? 5 पर। ठीक है, या ऐसे ले लो, सुपरसोनिक जो डाटा दिया उसके हिसाब से ले लो, 1 से 5 तक। क्या? मैक नंबर। तो ये किस कैटेगरी में जाएगी? सुपरसोनिक। और अगर 5 से ज्यादा में पहुंच जाए, जैसे अभी नाम लिया था ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस के तो अब गजब के वर्जन बन रहे हैं, तो हाइपरसोनिक से भी आगे अल्ट्रा हाइपरसोनिक जा रही है। तो जब भी जो वेलोसिटी है ना वो 5 से क्या हो? ज्यादा, मैक नंबर। ठीक है, ऐसे देख लो, मैक नंबर 5 से ज्यादा, तो वो किस कैटेगरी में जाएगी? हाइपरसोनिक। ठीक, देखो यही लिखा है, सबसोनिक लेस देन 1, जैसे इंडियन पृथ्वी शुरू वाली और यूएस हारपून शुरू वाला, जब हम लोगों ने बनाना शुरू किया था। ठीक, अच्छा, अब देखो ये सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक पता ही नहीं चला, धड़ाम से मार गिराया। तो देखो ये किस में? देखो कह रहा फास्टर देन साउंड, लेकिन 5 मैक से कम। इंडियन ब्रह्मोस, भारत ने जो ब्रह्मोस बनाई। अब देखो हाइपरसोनिक 5 से ज्यादा मैक नंबर, तो देखो 5 टाइम्स चले, है ना, ज्यादा। जैसे इंडियन शौर्य, रसियाज एवेनगार्ड, और चाइनास की है DF-ZF। ठीक, तो ये वेलोसिटी के आधार पर या स्पीड के आधार पर। ठीक, देखो ये आपका हो ही गया। ट्रेजेक्ट्री, फ्री फॉल प्रिंसिपल, इंडियन की अग्नि। ठीक, ये तो हो गया निर्भय। चलो ये आपका आ गया। ठीक, देखो ये देखो, ये क्लासिफिकेशन किया गया। देखो ये सब, ये ट्रांससोनिक इन्होंने और फर्दर कर दिया। देखो आप समझो ना, सब, फिर क्या समझो आप? सोनिक, फिर क्या समझो आप? सुपर, फिर आप क्या समझो? हाइपर। ठीक है, ठीक, चलो। चलो, हम्म, देखो अब ये लॉन्च मोड मैंने आपको डिस्कस करा दिया ना। देखो मार्ग या ट्रेजेक्ट्री के आधार पर क्रूज है और बैलिस्टिक है, आप समझ गए इनके बारे में अंतर। फिर सर लॉन्च यानी कहाँ से आप इसको लॉन्च कर रहे हैं, उसके आधार पर देखो, एक है सरफेस टू सरफेस, दूसरी है सरफेस टू एयर, फिर है सरफेस से सी में, सरफेस से एयर से एयर में, और वाटर से वाटर में, है ना। तो अलग अलग टाइप से दिखाया गया। जैसे एंटी टैंक मिसाइल, अभी मैंने आपको बताया था क्या है? नाग। सरफेस से सरफेस मैंने आपको बताया था क्या? पृथ्वी, बताया था ना। तो उनके नाम आप जब 2-3 बार रिकॉल कर लेंगे कि हाँ त्रिशूल कहाँ है, सर शॉर्ट रेंज था, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, अच्छा, देखो ये भी देख लिया।
शॉर्ट रेंज 1000 से कम, मीडियम रेंज 1000 से 3000, इंटरमीडिएट 3000 से 5 और इंटरकॉन्टिनेंटल 5000 से ज़्यादा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक, फिर कन्वेंशनल है और सामरिक महत्व के आधार पर। ठीक, फिर किन्हीं में जो हम प्रोपेलेंट भरते हैं ना, वो कहीं सॉलिड रहता है, कहीं लिक्विड होता है, कहीं हाइब्रिड रहता है, कोई बेस्ड ऑन रैम जेट, कोई स्क्रैम जेट, और कहीं पे बहुत कम टेम्परेचर पर फ्यूल की जरूरत रहती है, उसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक, है ना। इनको, इन तीनों को हम जब जेट जो पढ़ेंगे ना, किस में, स्पेस में, स्पेस टेक में, वहां पर वायु चाहिए पड़ेगी, कुछ अलग से लेंगे सराउंडिंग से प्रोसेस के थ्रू, तो उन तीनों को हम ये वहां देख लेंगे। ठीक, तो पहला पाथ के आधार पर आप कहोगे बैलिस्टिक क्रूज, दूसरा लॉन्च के आधार पर सतह से सतह, हवा से हवा, ठीक हो जाएगा। प्रणोदक या प्रोपेलेंट भरोगे तो कैसा होगा, हाँ देख लिया, लिक्विड कहाँ है, ठोस कहाँ है ना। और ये कौन सा था आपका, स्क्रैम जेट बेस्ड कौन है, रैम जेट बेस्ड कौन है, क्रायोजेनिक बेस्ड कौन है। ठीक है, इनको देख लिया। अब देखो इसी के आगे, देखो इसी के आगे चीजें आती हैं, वो आती हैं वर्जन। किसके वर्जन आते हैं, तो मिसाइल्स के। ठीक, तो मैं इनको एक बार लिख लेता हूं, फिर आपको थोड़ा सा बताता हूं। हाँ, तो देखो ये सारी जो मिसाइल्स हैं उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में देखने के बाद देखो ये आती हैं मिसाइल्स, है ना। जैसे आप समझो, जैसे उन्होंने आपको पृथ्वी सीरीज दे दी, है ना, पृथ्वी सीरीज दे दी, और ये जो हमने पढ़ा था ना पटना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, है ना। तो वो कहते हैं कि रेंज, मान लो रेंज के ही रिस्पेक्ट में उन्होंने क्वेश्चन बना दिया। जैसे उन्होंने कहा पृथ्वी, हाँ तो भाई ठीक है, वो था, इनिशियल में थी। अब क्या पृथ्वी की जो रेंज है, क्या जो पृथ्वी की रेंज है या जो मारक क्षमता है, क्या वो अग्नि से ज्यादा है। तो अगर आपको पता होगा कि हाँ शॉर्ट रेंज मिसाइल थी सरफेस टू सरफेस वाली, और वो थी कौन, पृथ्वी, है ना। तो देखो उन्हीं के जो अलग अलग वर्जन थे वो कुछ ऐसे थे। जैसे ये देखो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ना, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, कैसी मिसाइल, बैलिस्टिक, मारेंगे छोड़ देंगे भूल जाएंगे, इसके पाथ को हम ट्रैक या बाद में चेंज नहीं कर सकते। चलो, तो शुरुआत में जो आई उसके पास जो पेलोड या जो हथियार का जो वेट है उसको कंटेन करने की क्षमता कितनी थी, 1000 किलो। 1000 किलो के हर हथियार को ले जाने में ये सक्षम थी। और इसकी देखो रेंज बहुत कम थी, कितनी थी, 150। और ये केवल सिंगल स्टेज में ही जो फ्यूल यूज करती थी वो लिक्विड करती थी। ठीक है, जो प्रणोदक के हिसाब से देखा ना उसके। अच्छा, पृथ्वी 2 तो ऑटोमेटिकली बात है सर थोड़ी सी तो ये एडवांटेज वाली होगी या एडवांस होगी। तो बताओ, यहां वही 500 से 1000 तक का पेलोड ले गए, और वो सभी प्रकार के हथियार। देखो यहां रेंज बढ़ गई ना, 250 से कितनी हो गई, 300। फिर से इसका जो स्टेज है वो कौन सा है, सिंगल स्टेज, और कौन सा, लिक्विड फ्यूल। आगे पृथ्वी 3rd में, तो पेलोड वही 1000 था ना, 1000 से 500 से 1000 था। यहां स्पेसिफिक वेट 500 kg कर दिया, और सभी प्रकार के हथियार को ले जाने में ये सक्षम थी। अच्छा, रेंज बढ़ा दी, 150 से कहा 250 से 350, और फिर 350 से 600 कर दी। और इस बार इसका जो प्रोपेलेंट वाली चीज है ना, वो 2 चरणों में, पहला चरण जो था वो कौन सा, आप कहोगे लिक्विड, और दूसरा कौन सा, ठोस। तो देखो ऐसे तो आप याद कर नहीं पाओगे, ये समझ लो। क्योंकि देखो जैसे मैंने पृथ्वी आपको बताया, अब जैसे मैं आपसे बात करूंगा किसकी, अग्नि की, तो अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5,
और 6th वाली है जिसका एडवांस वर्जन मतलब 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा की डिस्टेंस तक के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब इनमें अलग अलग रेंज बदलने के साथ साथ कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट भी आए, है ना। जैसे इसको सुपुर्द किया मान लो थल सेना को, लेकिन और लोगों को प्रैक्टिकली या कह लो कि परिचित कराने के लिए इसको अलग अलग सेनाओं को भी दे दिया गया, है ना। तो वो जो रेंज है या वो जो समय वाली चीज है वो फर्दर बदलते रहेंगे। तो आपको जो टेक्निकलिटी समझनी है वो ये कि सबसे पहले कितने चरणों में प्रोसेस होगा, ये सबसोनिक है कि सुपरसोनिक है, बैलिस्टिक है कि क्रूज है, ठीक है, शॉर्ट रेंज है कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है। ब्रह्मोस वो कहेगा हाँ ठीक है भैया क्रूज वाली चीज है, हाँ ठीक है बढ़ाने के लिए हम फर्दर कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो वो जो फंडामेंटल चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। जैसे देखो आप इसी में एक आध क्वेश्चन देखो दिया होगा, देखो जैसे अभी देखो हमने पृथ्वी देखी ना, देखो यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन देख दिया कि अग्नि 5 जो मिसाइल है ना, उसमें से सही कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से तो आप परिचित जब होगे तब 5 के बारे में तो डिसाइड कर पाओगे। और देखो उनमें देखो पूछा क्या है, देखो कहीं से भी प्रक्षेपित की जा सकती, मतलब चाहे सरफेस से सरफेस पर, सरफेस से एयर पर, एयर से वाटर पर, या वाटर से सरफेस पर। मतलब क्या ये इतनी कैपेबल है कि इसको आप कहीं से भी प्रोजेक्टेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा कह रहा है इसकी जो जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर तक की है। तो शॉर्ट रूप में आप याद करने के लिए तो कह सकते हो हाँ 1000, 2000, 3, हाँ ठीक है भाई हो सकता है। लेकिन देखो हो सकने में तो अब देखो ये सारे के सारे बहुत करीब आ जाते हैं। वो खुद कह रहा देखो पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। तो अगर उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी डीप आप नॉलेज नहीं रखोगे तो यहां पर संभावना है कि आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक। देखो अग्नि से ही रिलेटेड दिखा, देखो ये 4 के लिए दे दिया, ठीक। और देखो ये आपके सिविल में आया था 2014 में, ठीक। इसका मतलब जो अलग अलग मिसाइल हैं उनको थोड़ा सा थोरोली पढ़ने की आवश्यकता हम लोगों को होगी, ठीक है। क्या देखो इसी में पृथ्वी का कुछ है, पृथ्वी चलो नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी हो गया, 1, 2, 3 वर्जन वाली थी। थर्ड वाले में जो प्रोपेलेंट यूज हो रहा था वो 2 स्टेज में था, बाकी ऊपर में और नीचे में 1 स्टेज में था। साथ में 150 था, 250 से 350 था और 350 से 600 तक था, ठीक है। 1, 2 और 3। अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है, नाम आपने इसके बारे में सुना होगा कि मिशन शक्ति जो प्रोजेक्ट है वो किसके तहत आप शुरू किया गया, है ना। तो देखो ये कहा गया था कि मिशन शक्ति हम दिखाएंगे भाई अपनी शक्ति। तो 27 मार्च 2019 को भारत ने अपने एक एंटी सैटेलाइट मतलब एक मिसाइल बनाई जो किसी सैटेलाइट को मार गिराने में कैपेबल है। तो उस एंटी सैटेलाइट मिसाइल से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। मतलब ये चेक करने के लिए कि हाँ हम दुश्मन देश के जो संचार व्यवस्था है उसको ठप कर सकते हैं, क्योंकि अगर संचार ठप कर दी तो युद्ध में 75% जो दावेदारी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, हमारी। क्योंकि संचार अगर खत्म कर दो तो युद्ध में ऑटोमेटिकली जीत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो देखो मिशन शक्ति ये है, कब 2019 कर दिया। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट घूम रहा था अपनी किसी कक्षा में, उसको मार गिराया। अब तक कौन, रूस, अमेरिका और चीन ही हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी। अब हम हो गए कौन, चौथे देश जिसके पास ये कैपेबिलिटी है। क्यों दिखाना है,
भैया हम सुरक्षित हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे। देखो सुरक्षा को दिखाया, आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रकृति, है ना। जैसे अगर हमने ये कर लिया तो सोचो जो हमसे गरीब देश हैं या हमारे साथ जो मित्रता करने वाले देश हैं वो हेल्प मांगेंगे हमारी कि ये टेक्नोलॉजी हमें जरूरत पड़ने पर आप दे देना, ट्रीटीज हो जाएंगी, है ना, कुछ टाइप से। चलो अब इस मिशन का परीक्षण बाह्य अंतरिक्ष संधि, देखो ये है ना, मतलब एक ट्रीटी है, उसके दायरों में रहते हुए की गई। जैसे आपको पता होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रिजीम, हमें इससे हमेशा हटाया गया, अभी रिसेंटली हमको ये जोड़ा गया इसमें, है ना। तभी तो हम मान लो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना भी लेते थे, तो हम उनको प्रोक्योर करने के बाद दूसरे को निर्यात नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि ये एमटीसीआर के हम सदस्य ना होने की वजह से बंद जाते थे। ठीक, अब अगर हम इसमें पहुंच गए या इनकी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी हम विकसित करेंगे उनको हम दूसरे देशों को आराम से दे सकते हैं। ठीक, चलो ये बात हुई। तो देखो अग्नि के बाद, सॉरी पृथ्वी के बाद अग्नि की ओर फटाफट देख लो, है ना। जैसे देखो मान लो ये लिख लिया मैंने, अग्नि फर्स्ट, अग्नि फर्स्ट, ठीक, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो सबसे पहले भैया आप रेंज ही देखते हो, चलो तो लो रेंज देख लो, है ना। अब इनकी एग्जैक्ट रेंज हम लिखे देते हैं कि अग्नि फर्स्ट जो है वो 700 से 1250, 1250 किलोमीटर। ठीक, अगले वाले के लिए देखो तो 2 से 2.5 और 3.5, 2 से 2.5 और ये 3,500 किलोमीटर, है ना। थर्ड की 3.5, फिर फोर्थ की बात करो तो ये 4, वही देख लो वही कहा गया, फोर्थ की 4, इनकी वही कह लो 5, है ना। और अग्नि सिक्स्थ का तो अभी चल रहा है प्रोसेस, है ना। ये हुई नहीं है, इसको मतलब हम लोगों ने लॉन्च वॉन्च नहीं किया है, प्रयास चल रहे हैं इस पर, है ना। और ये क्या है वही 6,000 से ज़्यादा में। ठीक, तो रेंज सबसे कम वही फर्स्ट की। और देखो यहाँ डेटा के हिसाब से वो जो क्वेश्चन था उसमें हाँ 5,000 किलोमीटर के लगभग था। ठीक है, चलो अब रेंज के बाद देखो इनका जो पेलोड वाली चीज होगी ना, कितना वार हेड ये लेके जाएंगे, तो ये हल्का लेके जाएगा, ये जाएगा ठीक है। अच्छा ये देखो ये कह रहे हैं ये परंपरागत, कन्वेंशनल, परंपरागत और नाभिकीय, दोनों टाइप के पेलोड लेके ये जा सकता है। ठीक, ऐसे ही इसका होगा, इसके बारे में कुछ है नहीं है, वो ये भैया पहले वाले का वर्जन है। जो मोटी मोटी बातें हैं मैं वो लिखे देता हूं यहाँ पे। ठीक, तो देखो मोटी मोटी बातों में पहले थल को दिया गया था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन प्रेजेंटेशन बताने के लिए या लोगों को समझाने के लिए, है ना, या कार्य क्षमता को एनहेंस करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया किसको, प्रायोगिक परीक्षण। ठीक है, बात समझे। चलो दूसरे में वही परीक्षण है इसमें सब। ठीक, देखो इनकी रेंज ही है ना। ये समझो इसका विकास हम लोग कर रहे हैं, अभी कह लो प्रोटोटाइप वाली चीज या कह लो ग्राउंड लेवल पे उतारने वाली चीज में हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। ठीक है,
ये अलग अलग रेंजेस हैं, और इनमें देखो डेटा बस बेस दिया ना कि कब थल सेना को दे दी, कब सबको सुपुर्द कर दी, ऐसा टाइप का है। ठीक, तो रेंजेस वाली चीज है। बाकी हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू इसको आपको समझाएंगे, जिसमें सारी चीजें होंगी। अब बुक्स में जहां से जितना डाटा मिला वो उस टाइप की चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, तो एक जगह जहां पे कंपैरिजन होगा इनका, पृथ्वी 1 2 3 4 का, वहां से हम कंटेंट लाके आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक, चलो, कोई नई चीज इसमें अगर होती, जैसे कुछ डिब्बे में बना के तो दिया ही नहीं, देखो जैसे ये है, इसका है, इसको अग्नि 2 प्राइम नाम से जाना जाता था। किसको? अग्नि 4 को। ठीक है, अच्छा, और कोई फैक्चुअल वाली चीज? हाँ, MIR भी ठीक है। देखो इसको और इसको एक क्षमता, ये MIRV क्षमता वाली मिसाइल में डेवलप करने का हमारा पूरा प्लान है ना। अब जो MIRV है वो क्या है? MIRV, तो MIRV का मतलब है यहां पे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल, मल्टीपल, फिर क्या है? इंडिपेंडेंटली, बहुत बार इंडिपेंडेंटली टारगेट कर देगी। किसको? सामने वाले को। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, फिर क्या है? री, री, और इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, टारगेटेबल री एंट्री और व्हीकल। ठीक है, तो कौन कौन सी? तो आप कहोगे फोर्थ और फिफ्थ। देखो समझो, फर्स्ट सेकंड तो पुरानी हो गई, हमसे पूछा नहीं जाएगा। जो रिसेंटली अभी चल रही हैं, जैसे फिफ्थ है, अग्नि फिफ्थ की मारक क्षमता सर 5000 किलोमीटर है। ठीक है, सिक्स्थ जो है वो बनने का प्रयास चल रहा है और होगी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। साथ में चाहे फिफ्थ की बात करो और सिक्स्थ वर्जन की बात करो, तो इनको इस क्षमता से लैस करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब अधिक हथियार ले जाके एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होकर ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल की तरह यूज किए जाएंगे। ठीक है, बात समझे? तो ये क्लासिफिकेशन है आपका पृथ्वी का। ठीक, अब पृथ्वी के बाद छोटी छोटी सी हैं, क्योंकि इन्हीं के टाइप थे बड़े। पृथ्वी के, अग्नि के टाइप बड़े थे। अब जो छोटी छोटी सी मिसाइलें हैं उनके क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, है ना। जैसे अभी हम टैंक पढ़ेंगे, अब हम सब मैरिन पढ़ेंगे, है ना, सब मैरिन पढ़ेंगे, थोड़ा सा सर रडार पढ़ेंगे। तो इनके जो क्लासिफिकेशन है वो छोटे हैं, जबकि ये जो था ये बड़ा था। ठीक, क्योंकि हमने शुरुआत की कहाँ से? IGDMP से, और उनमें इनको बनाया। तो आज की डेट में तो ये फर्दर बहुत एडवांस हो गए। ठीक, तो चलो, इनके बाद जो है वो वही है, त्रिशूल है, नाग है। ठीक है, क्या है? देख लो, त्रिशूल क्या है? ये एंटी बैलिस्टिक, एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, टैंक को उड़ाओ, फायर एंड फॉरगेट। अच्छा, त्रिशूल के बाद, सॉरी त्रिशूल तो नहीं है, नाग है, नाग है ऐसा, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल, ये है नाग। तो त्रिशूल है, नाग है, फिर आपका आकाश है। फिर अलग अलग हम देखेंगे, पनडुब्बियां देख लेंगे या सागरिका देखेंगे, है ना। जैसे नाम आपने सुना होगा विक्रमादित्य, है ना। तो सोचो, समझो कि जो इफिशियंसी रहती है, आप कहो फाइटर प्लेन जो होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल खाते हैं,
और मान लो कहीं अगर अ, रुकने की व्यवस्था नहीं है, लैंड करने की व्यवस्था नहीं है, तो आर्टिफिशियली हम लोग आयरलैंड की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। किनको? आपके विक्रमादित्य जैसे को। बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, है ना। आप ये समझ लो कि पूरा का पूरा ग्राउंड, हॉस्पिटल, घर भी बने रहते हैं हल्के फुल्के। किस पर? आईएनएस विक्रमादित्य। नाम सुने हैं ना आपने, है ना। तो इनकी जो कैटेगरी है उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अपनी यहाँ तक की जो बात हुई वो डीआरडीओ से होते हुई कहाँ बढ़ गई आगे? पृथ्वी 6 तक। ठीक। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगा लेना, उससे आपकी क्लियरिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक। तो आज रखते हैं हम लोग इतना ही।